आदरणीय साथियों, आज हम सीआरपीसी के चैप्टर 31 ट्रांसफ़र ऑफ क्रिमिनल केसेज सेक्शन 406 से 412 तक पर चर्चा करेंगे। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आपने जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। अब हम आते हैं सेक्शन 406 की तरफ। सेक्शन 406 सीआरपीसी क्या कहता है? सेक्शन 406 सीआरपीसी कहता है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफ़र केसेज एंड अपील। माननीय सुप्रीम कोर्ट को उन केसों को जो एक हाई कोर्ट में पेंडिंग है और दूसरे हाई कोर्ट में भेजना है, उसको ट्रांसफ़र करने की किस प्रकार से पावर है या अपील को कैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उसके ऊपर चर्चा इस सेक्शन के अंदर की गई है। और इसमें क्या कहा गया है कि जब कभी उच्चतम न्यायालय को, यानी उच्चतम न्यायालय के माने अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है या उसको ये प्रतीत कराया जाता है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए ये कन्वीनियंट है कि इस धारा के तहत आदेश किया जाए, तब वह निर्देश दे सकता है कि पर्टिकुलर केस या अपील एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफ़र की जाए या एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ क्रिमिनल कोर्ट से दूसरे उच्च न्यायालय के समान या सुपीरियर जुरिडिक्शन वाले न्यायालय को ट्रांसफ़र कर दी जाए। यानी लोअर कोर्ट के जज में मान लिया सेशन कोर्ट में केस पेंडिंग है और एक हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन में से दूसरे हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन में जाना है, तो भी उसको हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र करने की पावर नहीं है। ये केवल सुप्रीम कोर्ट को ही पावर है। और थोड़ा सा मैं इससे आगे के 406 और उसके आगे की बात करूं, आपको कुछ आर्टिकल्स लिखवाना चाहूँगा। आप उन लोग को नोट करें कि आर्टिकल 124, 129, 130, 132, 134, 136, 139, 141, 144, 145 ये पावर एंड जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं, ये सारे के सारे आर्टिकल। इसलिए सेक्शन 406 से 412 तक पढ़ते हुए जब इन सेक्शंस को पढ़ें सीआरपीसी के, तो इन आर्टिकल्स को भी पढ़ें। और अब इसका 406 का सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय भारत के अटॉर्नी जनरल की दरखास्त जो इस सेक्शन के तहत दी गई है या रुचिकर पार्टी की दरखास्त पर कार्रवाई हो सकती है। इसमें नोट करेंगे, दो व्यक्तियों का नाम आया, एक तो आया अटॉर्नी जनरल की दरखास्त पर और एक आया रुचिकर पार्टी, इंटरेस्टेड पार्टी। और इंटरेस्टेड कौन सा हो सकता है? प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है। तो उनकी दरखास्त पर कार्रवाई हो सकती है। जो दरखास्त अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अब यहाँ पर जो है ऊपर तो दो ही नाम आए हैं, रुचिकर पार्टी में आई या अटॉर्नी जनरल आया, लेकिन नीचे क्या आया इसको देखेंगे, सेक्शन के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। इसके अंदर आया जो दरखास्त अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के सिवाय दी गई है। मीनिंग देयर भाई इन दो को छोड़ करके जिसने दरखास्त दी है यानी प्राइवेट पार्टी ने, तो वो क्या करेगी? वो शपथ पत्र या अफर्मेशन के द्वारा समर्थित होगी। मीनिंग देयर भाई एडवोकेट जनरल भी दरखास्त दे सकता है। ऊपर तो दो का नाम आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है ये कहता है कि एडवोकेट जनरल। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि अटॉर्नी जनरल क्या होता है और एडवोकेट जनरल क्या होता है, क्योंकि इससे आगे बढ़ें हमने एडवोकेट जनरल का जिक्र कर दिया, अटॉर्नी जनरल का जिक्र कर दिया, और जो है इस बात का पता है ना हो कि अटॉर्नी जनरल क्या होता है, सॉलिसिटर क्या होता है। एक बच्ची का कल मेरे पास टेलीफोन आया, व्हाट्सएप पे था, उसने अपने नाम के आगे लिख रखा था बबीता सॉलिसिटर। प्रैक्टिस कर रही है लोअर कोर्ट में, लिख रही है सॉलिसिटर। सॉलिसिटर बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा नाम होता है, उसको यही नहीं पता कि सॉलिसिटर क्या होता है। तो इसलिए अटॉर्नी जनरल क्या होता है, ये हिंदुस्तान का न्याय के मामलों में सरकारी पद के ऊपर कानून का सबसे बड़ा अधिकारी होता है और इसका स्टेटस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के बराबर होता है। अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के बराबर होता है तो इसकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति महोदय करते हैं।
और एडवोकेट जनरल जो है वो स्टेट का सबसे बड़ा लागा अधिकारी होता है सरकार की तरफ से, उसकी अपॉइंटमेंट गवर्नर महोदय करते हैं। तो अटॉर्नी जनरल जो है आर्टिकल 76(1) के तहत अपॉइंट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। और अब जो है 15वां अटॉर्नी जनरल जो है हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहा है और उनका नाम है के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल। अब इसकी अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्या शर्तें हैं कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 5 साल तक उच्च न्यायालय का जज रहा हो, या 10 साल का उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में वकील का अनुभव होना चाहिए। एडवोकेट जनरल आर्टिकल 165 के तहत अपॉइंटमेंट होती है। तो इस प्रकार से मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे को जाननी चाहिए। और एक न्यायालय से उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफ़र जो है सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। एक क्रिमिनल कोर्ट जो उच्च न्यायालय के मातहत है और दूसरी क्रिमिनल कोर्ट जो दूसरे उच्च न्यायालय के मातहत है, उसका ट्रांसफ़र भी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। हाई कोर्ट को करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके ऊपर मैं आपको 2 बातें बताना चाहूँगा कि ट्रांसफ़र फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ओनली हस्बैंड का नाम लिया गया रेस्पोंडेंट के रूप में, जबकि 5 रेस्पोंडेंट और भी थे उस केस में। तो ये ट्रांसफ़र का केस जो है मतलब डाला गया। ज्योति मिश्रा वर्सेस धनंजय मिश्रा का केस था, 498 का केस था। इसको ट्रांसफ़र करवाना था। इस ज्योति ने मतलब केस डाला और इस ज्योति ने अपने पति के खिलाफ केस डाल दिया कि ये केस जो है उस हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन में है और वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के इस हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन में आना चाहिए। लेकिन 5 जो दूसरे एक्यूज थे उनको पार्टी नहीं बनाया। उनको पार्टी ना बनाने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया कि नहीं, ऑल मस्ट बी पार्टी, पेटिशन वाज डिसमिस्ड। अब दूसरा केस मैं आपको बताना चाहूँगा, कैप्टन अरमेंदर सिंह वर्सेस प्रकाश सिंह बादल का केस था। 2010 एक क्रिमिनल कोर्ट केसेस पृष्ठ 348 सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस गया। तो इसके अंदर क्या कहा गया कि देयर मस्ट बी रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑन द पार्ट या ऑन द पॉइंट ऑफ पार्टी दैट जस्टिस विल नॉट बी डन। ये जो है पार्टी के दिमाग में ये पूरी बात होनी चाहिए। ये कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि हाँ मतलब वहाँ पर कोई इस तरह की संभावना नहीं है कि अगर केस वहाँ रहे तो इन्हें न्याय मिल जाएगा। तो इस प्रकार से केसेस तो बहुत हैं। 138 का एक केस मुझे याद है कि 420 120 बी के तहत जो है 406 उसमें थी। तो केस का नाम है BR गुप्ता एंड अदर वर्सेस रोहित जैन और ये 2007 3 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 911 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें क्या हुआ कि पेटिशनर फाइल्ड ए कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अगेंस्ट रेस्पोंडेंट एट न्यू दिल्ली। Subsequently, respondent filed a complaint under section 420, 465, 467, 468, 120B in the court of Bhatinda। उसी बात के ऊपर बठिंडा में कोर्ट में केस डाल दिया। 138 का केस जो है मतलब वहाँ डाल दिया न्यू दिल्ली के अंदर। तो कंप्लेंट ट्रांसफ़र टू कोर्ट एट न्यू दिल्ली, वो वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी गई थी। अब जो है इस प्रकार से आपको बहुत से ऐसे केस हैं कि ट्रांसफ़र फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट इफ़ देयर इज़ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑन द पार्ट ऑफ ए पार्टी टू ए केस दैट जस्टिस मे नॉट बी डन, ही मे सीक ट्रांसफ़र ऑफ द केस। द एप्रीहेंशन entertained by the party must be reasonable one and case cannot be transferred on a mere allegation that there is apprehension that justice will not be done। तो इसके ये अथॉरिटी है 2006 एक क्रिमिनल कोर्ट केसेस 320 सुप्रीम कोर्ट श्री जैनेंद्र सरस्वती स्वामीगल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2006 एक क्रिमिनल कोर्ट केसेस 320। इस प्रकार से आपको एक केस और मैं बताना चाहूँगा कि 2010 एक क्रिमिनल कोर्ट केसेस 348 सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये कैप्टन अरमेंदर सिंह वर्सेस प्रकाश सिंह बादलवाड़ा। इसके अंदर क्या था कि ट्रांसफ़र ऑफ द केस आउटसाइड द स्टेट। फॉर ट्रांसफ़र ऑफ क्रिमिनल केस देयर मस्ट बी रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑन द पार्ट ऑफ ए पार्टी टू ए केस दैट जस्टिस विल नॉट बी डन
mere apprehension is not sufficient. Court has to see whether apprehension alleged is reasonable or not. तो सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीज़ों को देखता है, तब उसके बाद अगली कार्रवाई होती है। तो अब मैं इसके ऊपर दूसरा सेक्शन आपको बता रहा था कि उच्चतम न्यायालय भारत के अटॉर्नी जनरल की दरखास्त जो इस सेक्शन के तहत दी गई है या रुचिकर पार्टी की दरखास्त पर कार्रवाई हो सकती है। जो दरखास्त अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के सिवाय दी गई है वह शपथ पत्र या अफर्मेशन के द्वारा समर्थित होगी। अब सब सेक्शन 3 क्या कहता है कि जहां इस सेक्शन के तहत कोई दरखास्त खारिज कर दी गई है, वहाँ यदि सुप्रीम कोर्ट की ये राय है कि दरखास्त फ्रीविलियस या वेक्सेशियस थी, तो आवेदक को आदेश दे सकता है कि वह दरखास्त को अपोज करने वाले पक्ष को मुआवजे के तौर पर 1000 रुपये या जितना उचित समझे, सुप्रीम कोर्ट जितना उचित समझे देने का हुक्म दे सकता है। लेकिन जितना उचित समझेगा माने ये नहीं है कि 1000 से ऊपर, 1000 तक, 1000 तक, 500, 700, 1000, 800, 900 जितना भी उचित समझे, केवल वही मतलब किया जा सकता है, ना कि ज़्यादा। अब 407 सेक्शन क्या कहता है? 407 में कहा है कि मामले और अपीलों को ट्रांसफ़र करने की उच्च न्यायालय की शक्तियाँ, हाई कोर्ट की शक्तियाँ कि किस तरीके से केस को और अपील को ट्रांसफ़र कर सकता है। जब उच्च न्यायालय को ये लगता है क्या कि उसके अधीनस्थ किसी भी क्रिमिनल कोर्ट में जांच या ट्रायल फेयर और इम्पार्शियल नहीं हो सकेगा, यानी जब उसको ये विश्वास हो गया कि फला केस के अंदर या फला कोर्ट के अंदर जो केस पेंडिंग है उसके अंदर बिना रिजू और पक्षपात के फैसला नहीं होगा, यानी फेयर एंड इम्पार्शियल ट्रायल नहीं होगा, तो वो उस केस को ट्रांसफ़र कर सकती है। दूसरा, किसी असाधारण लीगल क्वेश्चन के उठने की संभावना है कि ऐसा क्वेश्चन जो वहाँ पर एक नई स्थिति पैदा कर दे, असाधारण आशंका किसी कानूनी बात की लीगल की उठने की संभावना है। तीसरी क्या है कि इस धारा के तहत संहिता का कोई कानून पार्टियों और गवाहों के लिए न्यायित में सुविधाप्रद हो, वहाँ पर भी ट्रांसफ़र कर सकती है कि वह गवाहों के लिए वहाँ पर ट्रांसफ़र करना सुविधा है, पार्टियों के लिए वहाँ पर बदलना सुविधाप्रद है। तो वो आदेश दे सकता है कि किसी अपराध की जांच या विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाए जो धारा 177 से 185 के तहत तो क्वालिफाइड नहीं है। अर्थात इस धारा 175 से 77 से 185 तक की बात CRPC की, ये किसके बारे में कहता है? 177 से 185 ज्यूरिडिक्शन के बारे में कहता है कि कब किस कोर्ट को कितनी ज्यूरिडिक्शन होगी, कैसे ज्यूरिडिक्शन होगी, कहाँ पर यह मुकदमा सुना जाएगा। तो ये कहता है कि मुकदमे का विचारण उस कोर्ट में भी बदल सकता है जहाँ पर 177 से 185 के तहत वो क्वालिफाइड नहीं है। क्योंकि जैसे सफीदों का केस है, तो इसके मायने क्या है कि जिंदगी कोर्ट को ज्यूरिडिक्शन है, सफीदों कोर्ट को ज्यूरिडिक्शन है, और हाई कोर्ट ने उस केस को सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में बदल दिया, गोहाना में बदल दिया। तो गोहाना की कोर्ट को तो ज्यूरिडिक्शन नहीं थी 177 से 185 के तहत। इसके मायने क्या कहा कि जहाँ पर 177 से 185 के तहत जिस कोर्ट को ज्यूरिडिक्शन नहीं थी, जिसको सुनने का अधिकार नहीं था, उसको भी भेज सकती है, लेकिन वो उस किस्म के मुकदमे को सुनने के लिए सक्षम न्यायालय होना चाहिए। अब आगे क्या कहता है कि कोई पर्टिकुलर केस या अपील या क्लास ऑफ केसेस या अपील का ट्रांसफ़र उस क्रिमिनल कोर्ट से जो उच्च न्यायालय के सबऑर्डिनेशन में आती है, किसी ऐसे समान वरिष्ठ अधिकारिता वाले यानी ज्यूरिडिक्शन वाले या किसी अन्य क्रिमिनल कोर्ट को कर सकता है। कोई पर्टिकुलर केस सेशन न्यायालय को ट्रायल हेतु कमिट किया जा सकता है। किसी पर्टिकुलर केस या अपील का ट्रांसफ़र हाई कोर्ट खुद अपने पास भी कर सकता है कि इसका निवारण फिर हम करेंगे। जैसे एक सेशन जज के ऊपर शिकायत करता है आदमी कि ना जी और कहीं ना बदलो, आप सुन लो इसमें,
ऑनरेबल हाई कोर्ट कैन हियर एनी केस, किसी भी केस को का विचारण कर सकता है। तो इसलिए 407 का सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि उच्च न्यायालय ऐसा या तो निचली न्यायालय की रिपोर्ट पर या किसी इंटरेस्टेड पार्टी के आवेदन पर या खुद के इनिशिएटिव पर ट्रांसफ़र कर सकता है। 3 बातें हैं इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि या तो निचली अदालत की रिपोर्ट पर या इंटरेस्टेड पार्टी की दरखास्त पर या खुद के इनिशिएशन पर। अब जो है इसके ऊपर क्रिमिनल एक अथॉरिटी है क्रिमिनल लॉ जनरल की, 1989 क्रिमिनल लॉ जनरल पेज 777, आंध्र प्रदेश की अथॉरिटी है। ये रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, श्री धन रेड्डी कुछ बंदरू श्री धन रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस था ये। अब जो है इसमें एक प्रोवाइडेड दिया है, प्रोवाइडेड भी इम्पोर्टेंट है, इसको देखेंगे कि क्या कहता है प्रोवाइडेड, कि किंतु उच्च न्यायालय में कोई ट्रांसफ़र एप्लीकेशन एक दंड न्यायालय से दूसरे दंड न्यायालय में कराने हेतु उच्च न्यायालय में तभी दी जाएगी जब वह सेशन न्यायालय में दी गई हो और वहाँ नामंजूर हो गई हो। यानी हम सीधे हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, पहले सेशन कोर्ट में दरखास्त देंगे और वहाँ जो है मतलब ट्रांसफ़र। सेशन कोर्ट में ये नहीं है कि सोनीपत से जींद बदलवानी होता सेशन कोर्ट में दरखास्त दी जाएगी, नहीं, सेशन कोर्ट उसी सेशन डिवीज़न के अंदर अगर कोई दरखास्त ट्रांसफ़र की देनी है, जैसे गोहाना से सोनीपत की देनी हो या गोहाना से एक जज से दूसरे जज को बदलवानी हो, तो वो पहले जो है सेशन जज को देनी होगी और सीजेएम को, सेशन जज को, जो भी कम्पिटेंट है तो वो सेशन जज को देनी होगी, या उसके बाद जो है मतलब उनके नामंजूर किए जाने के बाद आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। अब 407 का 3 क्या कहता है? 407 का 3 कहता है कि प्रत्येक आवेदन सब सेक्शन 1 के तहत मोशन से दिया जाएगा, किंतु यदि एप्लीकेंट एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है तो उसको छोड़कर शपथ पत्र या अफर्मेशन द्वारा समर्थित होगा। वही बात जो सुप्रीम कोर्ट वाले केस में थी। अब 407 का 4 क्या कहता है? यदि दरखास्त दोषी द्वारा दी गई है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि मतलब तो कंप्लेनेंट भी दे सकता है, एक्यूट भी दे सकता है, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली ये कहा गया है कि यदि दरखास्त दोषी के द्वारा दी गई है तो उच्च न्यायालय उसे बॉन्ड भरने का आदेश दे सकता है कि वह किसी मुआवजे को अदा करने के लिए बिना श्योरिटी या विद श्योरिटी का बॉन्ड भरे। क्यों बॉन्ड भरवाया? जो इसका सब सेक्शन 7 है उसके अनुसार मुआवजा देना है कि यदि उसकी बात झूठी पाई गई, उसमें दम नहीं पाया, तो मुआवजा भी दिया जाएगा। तो इसलिए ये बॉन्ड इसलिए भरवाया गया 407 के 4 में। और 407 का 5 क्या कहता है कि जब दोषी दरखास्त देता है तो उस दरखास्त का नोटिस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को दिया जाएगा। यानी जब दोषी ने ट्रांसफ़र एप्लीकेशन दी तो जो सरकारी वकील वहाँ है उसको नोटिस दिया जाएगा और उसके साथ दरखास्त की कापी भी होगी। और ऐसा आदेश में सूचना दिए जाने और सुनवाई के बीच कम से कम 24 घंटे का अंतर होना चाहिए। यानी जिस टाइम उसने दरखास्त दी फिर नोटिस दिया, उस नोटिस के देने और मतलब फाइनल आर्गूमेंट की सुनवाई के बीच में 24 घंटे का अंतर होना चाहिए। तो 407 का 6 क्या कहता है कि जहां मामला किसी अपील जो अधीनस्थ न्यायालय में है और वहां उच्च न्यायालय को ये संतुष्टि हो जाती है कि न्याय हित में जब तक आवेदन का निपटारा ना किया जाए अधीनस्थ न्यायालय की कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए, ये तो उच्च न्यायालय रोक लगा सकता है। और जो उच्च न्यायालय उचित समझे वो शर्त भी लगा सकता है। जैसे एक तो ये कह दिया कि प्रोसीडिंग्स आर स्टेड, तो उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं होगी और यूँ का यूँ रहेगा। एक ये भी कर सकता है कि एविडेंस कैन बी रिकॉर्डेड बट आर्गूमेंट विल नॉट बी हर्ड एंड जजमेंट विल नॉट बी प्रोनाउंस्ड। ये शर्त होगी कि गवाही लिख ले लेकिन बहस नहीं सुननी और ऑर्डर नहीं करना, तो ये कर सकता है। मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कंडीशन लगा सकते हैं। तो अब इसका प्रोवाइडेड दिया है, अब उस प्रोवाइडेड को ध्यान से समझेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक धारा 309 हमने पढ़ी थी जो रिमांड के बारे में है। तो ये कहता है कि 309 का जो रिमांड का पावर है ये उसको प्रभावित नहीं करेगा। ये सटे दे दिया। एक आदमी पुलिस रिमांड पर चल रहा है
तो उसको पुलिस रिमांड ही देना है या जुडिशियल रिमांड देना है, इस बात के ऊपर जो है ना ये सिटे वो नहीं करेगा। इसके माने तो है कि सिटे दे दिया और जेल में तो जेल में रहे, जमानत भी ले सकता है, रिमांड भी दे सकता है, जुडिशियल में भी भेज सकता है, इट विल नॉट अफेक्ट द रिमांड। तो अब जो है 407 के 7 पर आते हैं, जिसकी बात मैंने आपको कही थी 407 के 4 पर, कि जहां सब सेक्शन 1 के तहत दरखास्त खारिज की जाती है और उच्च न्यायालय को लगता है कि आवेदन फ्रीवोलेस और वैक्सेशियस आधार पर दिया गया था, तो उस आवेदक को 1000 रुपये तक, शब्द है 1000 रुपये तक का मुआवजा उस व्यक्ति को दिलाने का आदेश कर सकता है। किसको? जिसने दरखास्त को अपोज किया, यानी दूसरी पार्टी जो अपोज करी है उसको दिलाने का वो कर सकता है। अब 407 का 8 क्या कहता है? जहां उच्च न्यायालय ने किसी कोर्ट से मुकदमा स्वयं के पास विचारण हेतु स्थानांतरित कर लिया, किसी और कोर्ट में था, कह दिया भाई इसको हम खुद सुनेंगे, तो ऐसा माना जाएगा मानो ट्रांसफ़र ना होने की सूरत में वो उसी न्यायालय में संस्थित हुआ या उसी में दायर हुआ या जैसा वो करता। अब 407 का 9 क्या कहता है कि इस धारा की कोई बात धारा 197 के तहत सरकार द्वारा पास किए किसी आदेश को प्रभावित नहीं करेगी। धारा 197 हमने पढ़ी थी, उसके तहत कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है, सरकार कोई भी आदेश दे सकती है। तो ये कहता है कि नहीं, इसके ऊपर जो है ना वो उसको प्रभावित नहीं करेगी, तो उसको प्रभावित नहीं करेगी। इसके ऊपर आप लोग देखेंगे, मैं आपको 1-2 अथॉरिटी बताना चाहूँगा, आप इस पर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अथॉरिटी है ये कंकरेंट रनिंग ऑफ सेंटेंस, पावर टू डायरेक्ट इज डिस्क्रिशनरी, एक्यूज्ड कन्विक्टेड, सॉरी मतलब ये अथॉरिटी दूसरी बताई गई, मैं आपको ये अथॉरिटी है कि ट्रांसफ़र ऑफ केस AIR 2017 सुप्रीम कोर्ट 310 अजय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का केस था कि अजय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, नो जजमेंट अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड, हाई कोर्ट वाज ट्रीटिंग ट्रायल एज पेंडिंग, कैन इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ट्रांसफ़र केस फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर। ये इम्पोर्टेंट अथॉरिटी है। दूसरा जो है अयोध्या मामला विचारण का अंतरण जो है ना उच्चतम न्यायालय की शक्ति और उसका क्षेत्र, उसके ऊपर ये अथॉरिटी है। दूसरी 2017 क्रिमिनल लॉ जनरल 2867 सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है। केस का नाम था स्टेट थ्रू सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वर्सेस कल्याण सिंह फॉर्मर CM ऑफ UP एंड अदर्स। इसके अंदर क्या हुआ था अयोध्या केस के अंदर कि ट्रांसफ़र ऑफ ट्रायल पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, joint trial of all offences mentioned in joint charge sheet filed by CBI, nothing prevents Supreme Court from utilizing power under Article 142 of the Constitution to transfer a proceedings from one criminal court to another criminal court under same High Court. Power of High Court to transfer a case does not detract the Supreme Court from using power under Article 142 to achieve same and to do complete justice in matter before it. Accordingly, impugned order set aside, proceeding in question transferred to Court of Additional Session Judge Ayodhya at Lucknow from Court of Special Judicial Magistrate रायबरेली with direction, यानी लखनऊ से रायबरेली केस ट्रांसफ़र किया था। तो इस तरीके से ये 407 के ऊपर ये अथॉरिटी थी। और एक अथॉरिटी और आपको बताना चाहूँगा, वो अथॉरिटी है, पहले भी मैंने ज़बानी वैसे बताई थी लेकिन इसके ऊपर केस ला भी लिख सकते हैं। 2006 क्रिमिनल कोर्ट केसेज 710 सुप्रीम कोर्ट,
पाल सिंह वर्सेस CBI। ये अथॉरिटी क्या कहती है कि हाई कोर्ट नॉट कॉम्पिटेंट टू ऑर्डर इंटर स्टेट ट्रांसफ़र। अब जो है 408 के ऊपर आते हैं। 408 क्या कहता है? पावर ऑफ सेशन जज टू ट्रांसफ़र केसेज एंड अपील। अब हमने 3 सेक्शन पढ़े। उससे पहला सेक्शन जो है 406 सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र कर सकता है, 407 हाई कोर्ट। अब 408 पढ़ रहे हैं, पावर ऑफ सेशन जज टू ट्रांसफ़र केसेज एंड अपील। तो जो लोग हाई कोर्ट की बजाय सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट सेक्शन है और वो इसको थोड़ा सा नोट करें। क्या कहता है? यदि सेशन जज को ये लगता है कि न्याय हित में ये ज़रूरी है कि किसी पर्टिकुलर केस को एक क्रिमिनल कोर्ट से किसी दूसरी क्रिमिनल कोर्ट जो सेशन डिवीज़न में हो ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए, यानी उसी सेशन जज की ज्यूरिडिक्शन में एक क्रिमिनल कोर्ट से दूसरी क्रिमिनल कोर्ट में केस ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। यदि सेशन जज को ये लगता है तो वो उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। 408 का 2 क्या कहता है कि सेशन जज किसी निचली कोर्ट की रिपोर्ट पर या इंटरेस्टेड पार्टी के आवेदन पर या खुद के इनिशिएटिव पर ट्रांसफ़र कर सकता है। 408 का 3 क्या कहता है? सेक्शन 407 के सब सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 9 सब सेशन कोर्ट पर लागू होंगे जैसे उच्च न्यायालय पर लागू होते हैं, सिवाय सब सेक्शन 7 के। सेक्शन 7 वैसे तो ऊपर तो कह दिया, क्योंकि जो सेक्शन दिए कि सब सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 9 सब सेशन कोर्ट पर लागू होंगे, लेकिन फिर कह दिया कि सिवाय सेक्शन 7 के। अब सिवाय सेक्शन 7 के, सेक्शन 7 में कौन सी चीज़ सारी नहीं छोटी, केवल एक बात, औरों में 1000 रुपये जुर्माना था, कंपनसेशन था। सुप्रीम कोर्ट वाले में भी 1000 था 406 में, 407 में भी 1000 था। यहाँ पर जो है ना 1000 के बजाय 250 जो है होगा, 250 पढ़ा जाए। और इसके ऊपर अथॉरिटी आप पढ़ सकते हैं AIR 2016 सुप्रीम कोर्ट 306। हाँ 306 नहीं 336 है, ये 336 है। और ये क्या है कि हाई कोर्ट डायरेक्टिंग प्रिंसिपल सेशन जज टू ट्रांसफ़र सेशन केस टू एनी अदर कोर्ट ऑफ एडिशनल सेशन जज इन सेम सेशन डिवीजन फ्रॉम कोर्ट वेयर ट्रायल वाज पेंडिंग वॉज द ट्रायल कमेंस्ड। इस शब्द को ध्यान देना, व्हेन द ट्रायल कमेंस्ड प्रिंसिपल सेशन जज had no jurisdiction to transfer the case in exercise of power under section 408। जब कोई केस सेशन जज ने किसी को मेक ओवर कर दिया और ADJ ने उसकी अपील की बहस सुन ली या सेशन कोर्ट में जो केस गया उस केस में गवाही लिखनी शुरू कर दी, चार्ज लगा दिया, तो उस केस को वापस मंगाने की सेशन जज को कोई पावर नहीं है। Discretion to principal session judge to transfer case from additional session judge to some other court being vulnerable and wholly unsustainable। ये केस है उस्मान गानी अदाम भाई वोरा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस है, 2016 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल 375 और AIR 2016 सुप्रीम कोर्ट 336 पर ये रिपोर्टेड है। अब इसमें अगली बात 409 पर आते हैं हम। 409 क्या कहता है? विड्रॉल ऑफ केसेस अपील्स बाय सेशन कोर्ट अपने अधीनस्थ। इस सेक्शन को ध्यान से समझें, एक शब्द आया है इसमें, अपने अधीनस्थ किसी सहायक सेशन न्यायाधीश। सहायक सेशन न्यायाधीश के माने है असिस्टेंट सेशन जज। असिस्टेंट सेशन जज हरियाणा में नहीं होते। ये कहता है कि अपने अधीनस्थ किसी सहायक सेशन जज या CJM के कोई केस या अपील जो उसके हवाले किया गया था वापस मंगा सकता है। सेशन जज अपील या केस को मार्क करता है, कुछ CJM को भी सुनने के लिए अधिकृत किया जा सकता है, ASJ को भी किया जा सकता है। तो वो कहता है कि वो सेशन जज उन केसों को वापस मंगवा सकता है। और एडिशनल सेशन जज नहीं, असिस्टेंट सेशन जज आया है शब्द, फिर याद करें तो सब सेक्शन 2 क्या कहता है
कि एडिशनल सेशन जज के हवाले किया गया केस या अपील सुनवाई प्रारंभ होने से पहले वापस मंगवा सकता है। केस में एक और कर दिया, सुनवाई शुरू नहीं हुई है तो वापस मंगवा सकता है, सुनवाई शुरू होगी तो वापस नहीं मंगवा सकता। ये 409 सब सेक्शन 2 की बात है। और ये जो अथॉरिटी मैंने AIR 2016 सुप्रीम कोर्ट 336 बताई थी, इसको याद रखें। अब तीसरी बात क्या कहता है कि जब सेशन जज सब सेक्शन 1 या 2 के तहत मामला या अपील वापस मंगाता है तो वह अपनी कोर्ट में भी सुन सकता है या किसी अन्य कोर्ट को भी संहिता के नियमों के तहत दूसरे न्यायालय में भेज सकता है। अब 2005 एक क्रिमिनल कोर्ट केसेस 493 MP, इसके अंदर क्या कहा गया कि हियरिंग ऑफ अपील कमेंस्ड, ADJ रिजाइंड। एक अपील चली गई, ADJ ने रिजाइन कर दिया, या ADJ मर गया, या ADJ का ट्रांसफ़र हो गया। तीनों बात इस अथॉरिटी के अंदर हैं। तो क्या कहता है, सेशन जज मे रिकॉल द केस फॉर ट्राइंग हिमसेल्फ और बाई एनी अदर एडिशनल सेशन जज, किसी दूसरे को भी मेक ओवर कर सकता है। अब जो है सेक्शन 410 के ऊपर आते हैं। 410 क्या कहता है कि विड्रॉल ऑफ केसेस बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट केस को कौन से को वापस ले सकता है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की बात सुन करके आप शायद मतलब सोच रहे होंगे कि कैसे। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, आपको याद होगा कि सेक्शन 192 हमने पढ़ा था CRPC का, वो अपने अधीनस्थ जैसे किसी भी जज को, जैसे SDJM है, वो JMI को इंक्वायरी के लिए कह सकता है तो उसको वो वापस ले सकता है। कोई भी CJM अपील अधीन मैजिस्ट्रेट के न्यायालय से किसी मामले को जो उसने हवाले किया था वापस ले सकता है और मामले की जांच या विचारण स्वयं भी कर सकता है। जो सक्षम मैजिस्ट्रेट है उसे भी दे सकता है, यानी ये CJM की पावर आ गई। अब इसका दूसरा देखेंगे, कोई न्यायिक मैजिस्ट्रेट किसी मामले को जो धारा 192(2) के तहत किसी अन्य मैजिस्ट्रेट के हवाले किया हो वापस मंगा सकता है और उसकी जांच या निवारण खुद कर सकता है। अब 411 क्या कहता है, मेकिंग ओवर और विड्रॉल ऑफ केसेस बाय एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। कोई जिला मैजिस्ट्रेट या उपखंड मैजिस्ट्रेट यानी SDM किसी ऐसी कार्रवाई को जो उसके सामने आरंभ हो चुकी है और निपटाने के लिए उसने अपने अधीनस्थ किसी मैजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है। ख क्या कहता है, B, अपने अधीनस्थ मैजिस्ट्रेट से किसी मामले को वापस ले सकता है या जो उसने हवाले किया हो उसे वापस ले सकता है। कार्रवाई स्वयं भी कर सकता है और उसे निपटाने के लिए किसी अन्य मैजिस्ट्रेट को भी निर्देश दे सकता है। 412 क्या कहता है, सेशन जज या मैजिस्ट्रेट धारा 408, 409, 410 और 411 के अधीन आदेश करते वक्त अपने कारण लिखेगा, यानी ट्रांसफ़र जब करेगा तो ही विल गिव द रीजंस। इस प्रकार से हमने आज सेक्शन 406 से 412 तक किए और चैप्टर 31 को पढ़ा। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।